नमस्कार। यूपीएससी की तैयारी में जुटे सभी साथियों का द डीप डाइव में स्वागत है। आज 30 सितंबर 2025 है और ये हमारी इस तारीख की खबरों पर चर्चा का पहला भाग है। और हाँ, एक ज़रूरी सूचना, 1 अक्टूबर से हम अपना नया व्हाट्सएप चैनल शुरू कर रहे हैं। वहाँ आपको रोज़ाना तैयारी के लिए नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अपनी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए उसे ज़रूर फॉलो करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज हम बात करेंगे कुछ अहम क्षेत्रों पर, जैसे डिफेंस, एनवायरनमेंट, गवर्नेंस और साइंस एंड टेक। देखेंगे हाल की वो घटनाएं जो आपकी यूपीएससी तैयारी के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। और हो सकता है कुछ टॉपिक्स पर हमने पहले भी थोड़ी बात की हो, तो ये आपके लिए एक अच्छा रिवीजन भी हो सकता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर। हाल ही में इंडियन नेवी और इंडियन आर्मी ने ईस्टर्न सी बोर्ड पर, मतलब पूर्वी तट पर, एक जॉइंट एक्सरसाइज की है, जल प्रहार 2025। ये क्यों महत्वपूर्ण होते हैं? देखिए, ये अभ्यास और खासकर जल प्रहार जैसे एम्फीबियस अभ्यास वो बहुत ज़रूरी है। ये हर 2 साल में होता है और इसका मेन मकसद है नेवी और आर्मी के बीच, आप कह सकते हैं, तालमेल, कोऑर्डिनेशन और सबसे ज़रूरी इंटरऑपरेबिलिटी, उसको परखना और बेहतर बनाना। इंटरऑपरेबिलिटी, हाँ, मतलब दोनों सेनाएं कितनी आसानी से साथ काम कर सकती हैं। हाँ बिल्कुल, उनके सिस्टम, उनके तरीके कितनी स्मूथली एक साथ काम करते हैं। इससे होता क्या है कि हमारी ऑपरेशनल तैयारी मजबूत होती है, मैरिटाइम सिक्योरिटी बढ़ती है और ओवरऑल देश की डिफेंस कैपेबिलिटी बेहतर होती है। असल में आजकल के युद्धों में ये जॉइंट ऑपरेशंस की क्षमता ही काफी निर्णायक होती है। अच्छा, तो ये सिर्फ एक रूटीन ड्रिल नहीं है, ये कैपेबिलिटीज को जोड़ने और टेस्ट करने का एक तरीका है। मैंने सुना इसके 2 फेज थे, हार्बर फेज और सी फेज। इनमें क्या खास हुआ? हाँ बिल्कुल, पहला फेज था विशाखापट्टनम में हार्बर फेज। इसमें जैसे आईएनएस घड़ियाल जैसे जहाज पर आर्मी के जवानों को लाया गया, उनको शिप की लाइफ, वहां के माहौल से वाकिफ कराया गया, सेफ्टी ब्रीफिंग्स हुई। यहाँ जोर आपसी समझ और टीम बिल्डिंग पर होता है। ओके। और दूसरा जो ज्यादा एक्शन वाला फेज था वो था सी फेज। ये काकीनाडा के पास हुआ। इसमें असल ऑपरेशनल चीजें टेस्ट की गईं, जैसे जहाज से सीधे किनारे पर लैंडिंग, जिसे हार्ड बीचिंग कहते हैं। अच्छा। लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट एलसीए और बीएमपीज जैसी बख्तरबंद गाड़ियों को समुद्र में उतारना और ऑपरेट करना। इस दौरान जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स यानी एसओपीज होते हैं और जॉइंट ट्रेनिंग प्रोटोकॉल, उनको वैलिडेट किया गया। तो ये सिर्फ कागजी प्लान नहीं, बल्कि जमीन पर या कहिए समुद्र और तट पर उसका असली परीक्षण था। सुनिए, जम्मू कश्मीर में लाचीपोरा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी के पास जिप्सम माइनिंग पर रोक लगी है और उधर हिमाचल के कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को से मान्यता मिली है। ये दोनों खबरें क्या दिखाती हैं? ये दोनों खबरें देखिए, ये दिखाती हैं कि भारत में खासकर हिमालय जैसे नाजुक इकोसिस्टम में कंजर्वेशन को लेकर सीरियसनेस बढ़ रही है, लेकिन साथ ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं। अब लाचीपुरा का ही मामला लें। बारामूला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सैंक्चुरी के 1 किलोमीटर के दायरे में चल रही 14 जिप्सम माइनिंग यूनिट्स को तुरंत बंद करने को कहा है। ये बहुत जरूरी कदम था। ये सैंक्चुरी 1987 में बनी थी और खास तौर पर मारखोर के संरक्षण के लिए। मारखोर जानते हैं? हाँ, वो जिसके सींग मुड़े हुए से होते हैं, जंगली बकरी। हाँ वही। शानदार जानवर है और IUCN की नियर थ्रेटेंड लिस्ट में है। और इस सैंक्चुरी में मारखोर के अलावा और क्या खास है? माइनिंग से क्या खतरा था असल में? लाचीपोरा झेलम नदी के नॉर्दर्न बैंक पर है। यहाँ देवदार, पाइन के जंगल हैं, साथ ही बर्च, हॉर्स चेस्टनट जैसे चौड़ी पत्ती वाले पेड़ भी हैं। और ये लुप्त प्राय हंगुल यानी कश्मीरी स्टैग का भी घर है, जो जम्मू कश्मीर का स्टेट एनिमल है और क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ओह, हंगुल भी? हाँ, और इसके अलावा हिमालयन ब्लैक बेयर, स्नो लेपर्ड मतलब हिम तेंदुआ, मस्क डियर और वेस्टर्न ट्रैगोपान जैसे रेयर पक्षी भी यहाँ मिलते हैं। इसीलिए इसे इम्पोर्टेंट बर्ड एरिया भी घोषित किया गया है। अब माइनिंग जैसी एक्टिविटीज से क्या होता है? नॉइज पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन तो होता ही है, वाइल्ड लाइफ का हैबिटेट डिस्टर्ब होता है, उनके आने जाने के रास्ते जो कॉरिडोर्स होते हैं वो ब्लॉक होते हैं। तो ये रोक बहुत जरूरी थी। बिल्कुल। और दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश का कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व CDBR, इसे यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स WNBR में शामिल किया गया है। ये तो एक बड़ी उपलब्धि लगती है। हाँ बिल्कुल, ये भारत के लिए गर्व की बात है और कंजर्वेशन की दिशा में एक मजबूत कदम है।
ये भारत का 13वां बायोस्फीयर रिजर्व है जिसे इस नेटवर्क में जगह मिली है। CDBR जो है वो ट्रांस हिमालयन रीजन में है, लाहौल स्पीति जिले में, और करीब 7,770 स्क्वायर किलोमीटर का बहुत बड़ा एरिया है। काफी बड़ा है। हाँ, इसमें पिन वैली नेशनल पार्क, चंद्रताल लेक, सरचू, किब्बर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, ये सब जरूरी इलाके आते हैं। और ये भारत का पहला हाई एल्टीट्यूड ठंडा रेगिस्तानी बायोस्फीयर रिजर्व है। ठंडा रेगिस्तान सुनने में ही अनोखा लगता है। यहाँ की खासियत क्या है, मतलब, और यूनेस्को नेटवर्क में आने से क्या फर्क पड़ेगा? इसकी खासियत है यहाँ का एक्सट्रीम कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट। यहाँ एल्पाइन घास के मैदान हैं, मेडिसिनल हर्ब्स हैं और सी बकथॉर्न जैसी वनस्पतियां हैं जो ऐसी हार्श कंडीशंस में ही पनपती हैं। और जीवों की बात करें तो ये स्नो लेपर्ड का एक बहुत इंपॉर्टेंट गढ़ है। इसके अलावा हिमालयन आइबेक्स, भरल यानी ब्लू शीप, तिब्बती भेड़िया और हिमालयन स्नोकॉक जैसे पक्षी भी हैं। यूनेस्को नेटवर्क में शामिल होने से देखिए, एक तो इंटरनेशनल पहचान मिलती है, साइंटिफिक रिसर्च और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए फंडिंग और एक्सपर्टीज मिलने में मदद मिलती है, और ये लोकल कम्युनिटीज को साथ लेकर कंजर्वेशन और ट्रेडिशनल नॉलेज को बढ़ावा देने पर भी जोर देता है। तो एक तरफ माइनिंग पर रोक, दूसरी तरफ इंटरनेशनल मान्यता, दोनों ही हिमालयी पर्यावरण के लिए पॉजिटिव संकेत हैं। इसी कड़ी में केरला में भी एक खोज हुई है, बेडडॉम कैट स्किंक। ये क्या चीज है? हाँ, ये भी इंटरेस्टिंग है। केरला के अरलम और कोट्यूर वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज में एक सर्वे हुआ और उसमें पहली बार बेडडॉम कैट स्किंक रिस्टेला बेडडोमी मिली है। ये एक छोटी रेडिश ब्राउन कलर की छिपकली है, स्किंक फैमिली की है। स्किंक पता है क्या होते हैं? स्किंक, हाँ, वो चिकनी सी चमकदार छिपकलियां जिनके पैर छोटे होते हैं या होते ही नहीं। बिल्कुल वही। ज्यादातर ये जमीन पर या बिलों में रहती हैं। ये बेडडॉम कैट स्किंक जो है ये वेस्टर्न घाट की एंडेमिक है। एंडेमिक मतलब सिर्फ यहीं पाई जाती है। सिर्फ वेस्टर्न घाट में। हाँ, इसका नाम ब्रिटिश नेचुरलिस्ट रिचर्ड हेनरी बेडडॉम के नाम पर रखा गया है। इसका मिलना ये दिखाता है कि वेस्टर्न घाट में अभी भी ऐसी कई स्पीशीज हो सकती हैं जिनके बारे में हमें पूरी जानकारी नहीं है, और इन जंगलों का कंजर्वेशन कितना जरूरी है। सही कहा। संरक्षण के प्रयासों के साथ साथ हमें ये भी देखना होगा कि डेवलपमेंट की जरूरतों को कैसे बैलेंस किया जाए, और यहीं पर गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी का रोल आता है। उत्तर प्रदेश में एग्री स्टैक योजना को लेकर सख्ती दिखाई जा रही है। ये एग्री स्टैक आखिर है क्या? एग्री स्टैक एक, कह सकते हैं, काफी महत्वाकांक्षी योजना है। इसे आप एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एक डिजिटल बुनियाद समझिए। मकसद है डेटा का इस्तेमाल करके फार्मिंग से जुड़ी सर्विसेज को बेहतर बनाना और किसानों को एम्पावर करना। इसमें हो क्या रहा है कि किसानों का डेटा, उनकी जमीन का रिकॉर्ड, सरकारी योजनाओं के बेनिफिट्स, इन सबको एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जा रहा है। हर किसान को एक यूनिक फार्मर आईडी दी जाएगी। ये सुनने में तो बहुत बड़ा बदलाव लगता है, लेकिन इससे छोटे किसान को असल में क्या फायदा होगा, और क्या इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, मतलब कुछ रिस्क? फायदे तो कई सोचे गए हैं, जैसे किसानों को सही टाइम पर सही एडवाइस मिले, मौसम की जानकारी हो या कीड़े लगने की वार्निंग हो, या कौन सी फसल बेहतर रहेगी। सरकारी योजनाओं का लाभ सीधा उन तक पहुंचे बिना किसी बिचौलिए के। उन्हें आसानी से लोन मिल सके, अच्छा मार्केट मिल सके। प्राइवेट कंपनियां भी इस प्लेटफॉर्म का यूज करके किसानों को नई सर्विसेज दे सकती हैं। लेकिन हाँ, चुनौतियां भी गंभीर हैं। जैसे कि? सबसे बड़ी चिंता है डेटा प्रिवेसी और सिक्योरिटी की। किसानों का इतना सारा सेंसिटिव डेटा एक जगह होगा तो उसका गलत इस्तेमाल ना हो, ये पक्का करना होगा। हाँ, ये तो है। दूसरी चुनौती है डिजिटल डिवाइड। क्या देश के सभी किसान, खासकर छोटे और मार्जिनल किसान, इस टेक्नोलॉजी को आसानी से यूज कर पाएंगे? क्या उनके पास स्मार्टफोन होगा, इंटरनेट होगा? इन सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। हाँ, ये चिंताएं बिल्कुल जायज हैं। टेक्नोलॉजी का फायदा तभी है जब वो सबसे कमजोर आदमी तक पहुंचे। अच्छा, टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी की बात चली है तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ईवीज को बढ़ावा देने के लिए PM ई-ड्राइव योजना भी है। इसके तहत चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए गाइडलाइंस आई हैं। बिल्कुल। PM ई-ड्राइव यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट। ये योजना अक्टूबर 2024 में शुरू हुई थी। कुल बजट इसका करीब 10,900 करोड़ रुपए है और ये मार्च 2026 तक चलेगी। लक्ष्य एकदम साफ है, इंडिया में ईवीज अपनाने की रफ्तार तेज करना। इसके लिए 2 मेन काम हो रहे हैं।
एक तो ईवीज खरीदने पर सब्सिडी देना। अच्छा, किस किस तरह के ईवीज पर? इसमें ई स्कूटर, ई रिक्शा, ई बसें और यहाँ तक कि ई ट्रक और ई एम्बुलेंस भी शामिल है। और दूसरा काम है पूरे देश में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बनाना। तो जो हाल में गाइडलाइंस आई हैं वो इसी दूसरे हिस्से से जुड़ी हैं। करीब 72,300 पब्लिक चार्जिंग स्टेशन लगाने के लिए 2,000 करोड़ रुपए रखे गए हैं। 72,300 चार्जिंग स्टेशन, ये तो काफी बड़ा नंबर है। इसे कैसे पूरा किया जाएगा? और क्या ये सिर्फ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तक ही है? हाँ, लक्ष्य बड़ा है। इसके लिए सरकारी कंपनी है भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, उसे नोडल एजेंसी बनाया गया है। भेल डिमांड को कंसोलिडेट करेगी और एक इंटीग्रेटेड ईवी सुपर ऐप भी डेवलप करेगी। सुपर ऐप, उसमें क्या होगा? उस ऐप से लोग पता कर सकेंगे कि पास में कौन सा चार्जर खाली है, उसे बुक कर सकेंगे, पेमेंट भी कर सकेंगे। मतलब ईवी यूजर्स की एक बड़ी मुश्किल आसान हो जाएगी। और ये योजना सिर्फ चार्जिंग स्टेशन या सब्सिडी तक ही नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत देश में ही ईवी और उनके पार्ट्स बनाने पर भी जोर देती है। इसके लिए फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम पीएमपी भी है। तो ये एक तरह से पूरे ईवी इकोसिस्टम को मजबूत करने की कोशिश है। गाड़ियां बने भी, बिके भी और आसानी से चार्ज भी हों। वाह, तो यानी ये मैन्युफैक्चरिंग से लेके यूजर एक्सपीरियंस तक सब पर ध्यान है। चलिए अब थोड़ा आसमान की ओर देखते हैं। भारत की पहली स्पेस ऑब्जर्वेटरी एस्ट्रोसैट, इसने अपने ऑपरेशन के 10 साल पूरे कर लिए हैं। ये कितनी बड़ी बात है। ये आईएसआरओ और इंडियन एस्ट्रोनॉमी कम्युनिटी के लिए वाकई एक मील का पत्थर है। एस्ट्रोसैट को 28 सितंबर 2015 को लॉन्च किया गया था और ख़ास बात यह है कि इसे डिज़ाइन किया गया था सिर्फ 5 साल की मिशन लाइफ के लिए। लेकिन ये 10 साल बाद भी बेहतरीन काम कर रहा है और दुनिया भर के साइंटिस्ट को इम्पोर्टेंट डेटा भेज रहा है। ये इंडिया का पहला डेडिकेटेड एस्ट्रोनॉमी मिशन था। इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या थी? मतलब इसने स्पेस साइंस में भारत को कैसे आगे बढ़ाया? एस्ट्रोसैट की सबसे बड़ी खासियत थी इसकी मल्टी वेवलेंथ कैपेबिलिटी। मतलब ये यूनिवर्स को एक ही टाइम पर कई अलग अलग तरह की लाइट में देख सकता है। विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट और एक्सरे, लो और हाई एनर्जी दोनों। अच्छा, एक साथ? हाँ, एक साथ। दुनिया में बहुत कम ऑब्जर्वेटरीज हैं जो ऐसा कर सकती हैं। इसने हमें ब्लैक होल, न्यूट्रॉन स्टार्स जैसे जो मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स हैं उनको समझने में बहुत मदद की है। जैसे एस्ट्रोसैट ने पहली बार एक साथ 5 दर्जन से ज्यादा ज्ञात एक्सरे स्रोतों से एक्सरे पोलराइजेशन का पता लगाया था। इसने ब्लैक होल कैसे बनते हैं, उनके आसपास का माहौल कैसा होता है, इस बारे में हमारी समझ को काफी गहरा किया है। इसने स्पेस साइंस में भारत को उन चुनिंदा देशों के क्लब में शामिल कर दिया है जिनके पास ऐसी क्षमताएं हैं। तो ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं बल्कि स्पेस में भारत की साइंटिफिक ताकत का सिंबल है, जो उम्मीद से दोगुना चल गया। कमाल है। तो आज हमने सेनाओं के बीच बढ़ते तालमेल से लेकर हिमालय और वेस्टर्न घाट के नाजुक पर्यावरण के संरक्षण तक, एग्रीकल्चर और ट्रांसपोर्ट में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर और स्पेस में भारत की बढ़ती धाक तक कई अहम मुद्दों पर बात की। हाँ, और इन सभी चर्चाओं से एक बात तो साफ निकलती है, चाहे वो सेनाओं की इंटरऑपरेबिलिटी हो, एग्रीस्टैक जैसा डिजिटल फ्रेमवर्क हो, ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर हो या एस्ट्रोसैट जैसा साइंटिफिक मिशन, हर जगह टेक्नोलॉजी और बेहतर कोऑर्डिनेशन का रोल बढ़ रहा है। लेकिन साथ ही लाचीपुरा और कोल्ड डेजर्ट जैसे उदाहरण हमें याद दिलाते हैं कि इस डेवलपमेंट की रेस में एनवायरनमेंट और बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण कितना क्रिटिकल है। इन दोनों के बीच सही बैलेंस बनाना ही आगे का रास्ता है। बिल्कुल। और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं, सोचिएगा इस पर। एग्रीस्टैक जैसी टेक्नोलॉजी किसानों को ताकत तो दे सकती है, पर क्या हम ये पक्का कर सकते हैं कि इससे जो डेटा बन रहा है वो किसानों के खिलाफ इस्तेमाल ना हो और डिजिटल गैप और ना बढ़े? या फिर जिस तरह हम नई स्पीशीज खोज रहे हैं, जैसे बेडोम कैट स्किंक, और संरक्षित क्षेत्रों को मान्यता दे रहे हैं, जैसे कोल्ड डेजर्ट, उसे देखते हुए डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के बीच जो टकराव होता है उसे कैसे कम किया जा सकता है, खासकर लाचीपुरा जैसे सेंसिटिव इलाकों में? सोचिएगा जरूर। ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमें लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, 1 अक्टूबर से हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करना याद रखें। अगले सेशन में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।